नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। विश्वास रख अपने पर, तेरा विश्वास कोई गिरा नहीं सकता। हौसले बुलंद कर अपने पर, तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। यानी आपने क्या समझा कि अगर आपके अपने जीवन में हौसला हो आगे बढ़ने का, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। चलिए, तो इसके साथ हम लोग शुरू करेंगे। आज हम लोग एक नए अध्याय के साथ, इसका नाम है भारतीय संस्कार। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, लेकिन भारत एक प्रसिद्ध देश में से गिना जाता है। प्राचीन काल में यूनान की सभ्यता सबसे अच्छी मानी जाती थी, लेकिन उनकी सभ्यता संस्कृति वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो वह नीचे आ गई है। लेकिन फिर भी हमारे भारत की संस्कृति अभी भी वही है जो पहले थी। हाँ, थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन फिर भी अभी भी दुनिया के देशों में अगर देखा जाए तो संस्कृति हमारी अभी भी अच्छी मानी जाती है। और इसी संस्कृति के कारण, जो हमारी संस्कार हैं, इसके कारण दुनिया के देशों में सबसे प्रसिद्ध देश माना जाता है। और इसका वर्णन बड़े बड़े विद्वान अपनी किताबों में करते हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति बहुत अच्छी है, यहाँ के संस्कार अच्छे हैं। इन सारी चीज़ों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो हम लोग इस चैप्टर में मूल रूप से यही पढ़ेंगे, भारतीय संस्कार के बारे में। चलते हैं, देखते हैं क्या है, सुनिएगा। थोड़ा सा पहले पाठ परिचय देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में क्या क्या लिखा गया है। भारतीय संस्कृते अत्यंतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत जीवने यह समय समय संस्काराः अनुष्ठिता भवन्ति। सुनिएगा, भारतीय संस्कृति यानी कि भारतीय लोगों के जीवन में, संस्कृति में अत्यंत माने बहुत ही ज्यादा वैशिष्ट्यम विभिन्न प्रकार के जो निष्ठा है विद्यते विद्यमान हैं। यत जीवने इनके जीवन में यह समय समय से संस्कारा अनुष्ठानता भवंती अनेक प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। यानी हमारी जो संस्कृति है, इस संस्कृति में क्या होता है कि हमारे जीवन में समय समय पर अनेक प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। यानी पर्व त्योहार के रूप में, एक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। क्या क्या है समझिएगा। अद संस्कारा शब्द सीमितो वाग्यम रूपम परजीवते किंतु संस्कृते रूप कर्मिदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। कहते हैं अद माने अभी वर्तमान में, संस्कारा शब्द, संस्कार शब्द को सीमितो माने छोटा माना गया है, व्यंग्य रूप माने उसको उपहास किया जाता है। यानी अभी वर्तमान में क्या हो गया है कि जब हम लोग संस्कार शब्द बोलते हैं या अन्य प्रकार के संस्कारों का हम लोग उपयोग करते हैं, तो लोग उसको मजाक समझते हैं, व्यंग्य रूप करते हैं। पर जो थे किंतु लेकिन संस्कृते रूप कर्णमिदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचति। लेकिन संस्कृति का हमारे जीवन में, खास करके भारतीयों के जीवन में, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रचना है। यानी जीवन में व्यक्तित्व को निखारता है। संस्कार हमको क्या बनाती है, एक अच्छा गुणवान हमको बनाता है। जिनमें संस्कार अगर भारतीय संस्कार हैं तो वह अच्छा गुण वाला माना जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि मान लीजिए आपके यहाँ कोई अतिथि आते हैं, तो हम लोग उनके पांव छूकर प्रणाम करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन आधुनिक समय में, अभी वर्तमान में, थोड़ा सा ये पांव छू करके प्रणाम करना कुछ लोगों को हजम नहीं होता है, लगता है कि पुराने तौर तरीके के हैं। उनको थोड़ा सा न्यूनतम दृष्टि से देखा जाता है इस चीजों को। लेकिन रियलिटी क्या है कि जब आप वहां पर जाएंगे, उसको सोचेंगे, तो लगेगा कि उसमें एक अच्छा व्यक्तित्व है जो मान लीजिए 50-100 के बीच में है। अब आपके पांव छूकर प्रणाम किए,
तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है कि बहुत संस्कार वाला आदमी है। सीधे बोल दिया प्रणाम, चलिए। और एक आदमी कह दिया पांव छूकर प्रणाम किया, तो आपको लगेगा कि बहुत संस्कारी आदमी है, नहीं। लेकिन थोड़ा सा उसको लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि हम उसको क्या मानते हैं कि बहुत संस्कारी आदमी है वो। वही यहाँ पर लिखा गया है, विदेशे निवसंतो भारतीयता संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासावश्य। विदेशे निवसंतो, जो भारतीय लोग विदेश में निवास करते हैं या जो लोग विदेश में निवास करते हैं, भारतीय संस्कार के प्रति उन्मुख हैं, माने उनके प्रति काफी जिज्ञासापूर्ण रहते हैं। यानी जो लोग कहाँ रहते हैं, विदेश में, यानी विदेशी इसको कहिए, वो भारतीय संस्कार के लिए ना बड़ा उन्मुख है, भारतीय संस्कार को बड़ा ध्यान से सुनते समझते हैं। पाठे अस्मिन् तेषां संस्कार नाम संक्षिप्त परियच्छतो महत्वपूर्ण महत्वश्च निरूप्यतम। कहते हैं पाठे अस्मिन्, पाठ में, तेषां संस्कारा, इन संस्कारों को संक्षिप्त रूप से परिचय दिया गया है। यानी पूरा पाठ क्या समझे, इस पाठ में क्या पढ़ना हमको, कि भारतीय जो संस्कार है ये हमारे जीवन में एक विशिष्ट महत्व रखती है। भारतीय संस्कार जो है वो हमारे जीवन में क्या रखती है, विशिष्ट महत्व रखती है। और जीवन में समय समय पर हम लोग अनुष्ठान करते रहते हैं। अनुष्ठान का मतलब हुआ कि कभी जन्म होता है तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, छठी हम लोग कहते हैं, नहीं, अपने यहाँ उसको नामकरण कहिए, ये अनुष्ठान किए जाते हैं। जैसे शादी विवाह होती है तो उस समय अनुष्ठान किए जाते हैं, मरते हैं तब अनुष्ठान किए जाते हैं, नहीं करते हैं। जीवन में समय समय पर अनुष्ठान किया जाता है, वह लिखा गया है। अद संस्कार शब्द सीमतो वाग्यम रूपम, माने इसका एक अभी जो है ना व्यंग के रूप में माना जाता है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि हमारे जीवन में इसका बड़ा महत्व है। और जो लोग भारतीय संस्कार को मानते हैं वो अच्छे माने जाते हैं। ये तो हमारे देश की बात हुई। विदेश के लोग हमारे संस्कार के लिए हम लोगों के बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हैं। विदेशी लोग, जब हम भारतीय लोग जाते हैं तो हमारे संस्कार के बारे में पूछते हैं। जब आप विदेश के देशों में जाएंगे ना तो वहाँ के लोग आपसे पूछेंगे कि आप लोगों में जन्म के समय क्या होता है, मैंने अपनी लैंग्वेज में वो पूछेंगे। नहीं, हम लोग बतलाते हैं कि हमारे देश में इस तरह की संस्थाएं काम होती है, इस तरह से हम लोग जन्म के समय में, मृत्यु के समय में, विवाह के समय में, है ना, अलग अलग जो होता है कार्यक्रम, ये सब बतलाते हैं। वो सब जानने की जिज्ञासा रखता है कि ऐसे अच्छे संस्कार है वहाँ के लोगों का, ठीक है ना। हम लोगों के यहाँ है तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन विदेशी लोग इसको अपनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब इस पाठ में यही सब बताया गया है, चलते हैं क्या, सुनिएगा। अब पाठ में क्या कहता है, भारतीय जीवने प्राचीन कालातः संस्कारः महत्वं धारयन्। भारतीय जीवन में प्राचीन कालात, प्राचीन समय से, बहुत पुराने समय से, संस्कारः महत्वं धार्यम्, संस्कार का बड़ा ही महत्व है। प्राचीन काल से ही भारत में संस्कार का बड़ा महत्व है। संस्कार का मतलब क्या, कि प्राचीन काल से लोग संस्कार को मानते आ रहे हैं। अभी नहीं, हम लोग नया नहीं अपनाना शुरू किए हैं, प्राचीन काल से लोग इस संसार को मान रहे हैं। प्राचीन संस्कृतेरभि ज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। प्राचीन संस्कृति माने प्राचीन संस्कृति में अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते, हमारे संस्कार की जानकारी मिलती है। यानी प्राचीन काल में जो संस्कृति लिखी गई, जो ग्रंथ लिखे गए, इन सब चीजों में भी हमारे संस्कार के बारे में जानकारियां मिलती है। माने पुराने जो ग्रंथ निकाले जाएंगे उनमें देखिए तो भारतीय संस्कार के बारे में वर्णन किया गया है कि उस समय भी लोग अपनाते थे इस तरह के संस्कार को। अत्र ऋषीणाम कल्पनासित यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावरणेषु वेदांत मंत्राणाम पाठ, आशीर्वाद, होम, परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत। देखिए क्या कहते हैं, अत्र यहाँ ऋषि नाम माने विभिन्न प्रकार के ऋषियों ने भी कल्पनासित, एक कल्पना के आधार पर, यत जीवनस्य, उनके जीवन के, सर्वेषु मुख्य माने जीवन में सभी मुख्य आवरण, वेद मंत्र,
पाठ, आशीर्वाद, होम, होम का मतलब होता है जैसे पूजा पाठ, पूजा पाठ, परिवार सदस्य नाम, परिवार के सम्मेलनम च भवेत, सम्मेलन के समय देखने को मिलता है। यानी हम लोग जो ये कार्यक्रम करते हैं, आखिर क्यों करते हैं, कभी गौर करके देखिएगा। शादी विवाह होती है, या मान लीजिए अन्य प्रकार के हम लोग तिलक महोत्सव होता है, जन्म छठी होता है, मुंडन होता है ना। तो ये हम लोग क्यों करते हैं? इसका मेन उद्देश्य होता है कि परिवार के सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा होना। गौर करके देखिए, नहीं हो जाते हैं उस टाइम में हम लोग सभी लोगों को आमंत्रण करते हैं, सब लोग आते हैं, परिवार के सभी लोग, नानी के गांव से कुछ लोग आएंगे, फुआ के गांव से आएंगे, मासी गांव से आएंगे, नहीं, परिवार के जितने सदस्य हैं, आपके चाचा मामा, सब लोग एक जगह क्या होते हैं उस दिन, इकट्ठा हो जाते हैं। और सब लोगों का उस दिन क्या हो जाता है, मेल मिलाप होता है। संस्कार का मेन उद्देश्य क्या है, संस्कार का क्या उद्देश्य है, परिवार के सदस्यों को मेल करना, ठीक है। और उस दिन हम लोग इस तरह से मेल मिलाप, एक दूसरे आप बातचीत करते हैं, एक दूसरे का आशीर्वाद देते हैं। हो गया क्लियर? चलिए, तो आपने क्या देखा कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार देखने को मिलती है। अनेक प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है, अनेक ऋषियों ने बताया गया है कि संस्कार के समय हम लोगों को इस तरह से परिवार के सदस्य आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, वेद मंत्र का उच्चारण होता है, उसमें आशीर्वाद या कार्यक्रम अन्य प्रकार के वहां पर किए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्या लिखते हैं सुनिएगा। कहते हैं तत्र सर्वम संस्काराणाम अनुष्ठाने भविष्यति संभवति, तत् सर्वम संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति। तत् माने वहां, सर्वम माने सभी, संस्कारा नाम, संस्कार नाम के अनुष्ठान संभवती, अनुष्ठान संभव होते हैं। माने वहां पर तब जाकर के अनेक प्रकार के अनुष्ठान, सब लोग जब जुड़ते हैं तब अनुष्ठान का आरंभ किया जाता है। एव संस्कारा महत्तम धारियंती, तब संस्कार का बड़ा महत्व होता है। माने संस्कार का महत्व तब होता है जब सब परिवार जुड़ते हैं। जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं ना, तो कोई काम अकेले करते हैं क्या, अकेले नहीं आता है, फिर उतना आनंद नहीं आएगा जितना सब परिवार के लोग जुटकर। बगल में सरस्वती पूजा होती है, कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप अपने यहाँ करिए, हमने कहा कि देखिए सामाजिक तौर पर हमारे सामने ही होता है, और जब हम लोग साथ साथ मिलके करते हैं तो अच्छा लगता है। अरे अकेले अकेले हम करेंगे ना तो उतना सामाजिक लोग नहीं आएंगे, तो फिर मजा नहीं आएगा। इसीलिए वो सार्वजनिक चीज है, सार्वजनिक रहना दे। तो वही बात है यहाँ पर कह रहा है कि संस्कार का ना बड़ा महत्व होता है कब, जब सब लोग मिलकर के काम करते हैं। किंचम संस्कारणस्य मौलिक अर्थम परिमार्जन रूपम गुणधान रूपश्च न विस्मर्यते। किंच संस्कारस्य, लेकिन संस्कार का मौलिक अर्थ माने जो मुख्य अर्थ है, परिमार्जन स्वरूप, ये देखने को मिलती है। गुण धानस रूपम च विनते, माने वहां पर गुण धन इस सब का भी वहां पर क्या होता है, देखने को मिलता है। संस्कार में ना जो हमारे अनुष्ठान होते हैं, जब परिवार के लोग जुड़ते हैं, तो उस समय जो संस्कार का मौलिक अर्थ है, ये हमें समझ में आता है कि हम लोग कितने संस्कारी हैं, ये सब। अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जते दोषापनयन गुणाधयन च योगदानम कुर्वन्ति। अर्थात संस्कार से मानव के जीवन में क्रमशः परिमार्जन दोषापनयते, माने दोष को दूर करते हैं, और गुण का मतलब आता है, दोष को दूर करने और गुण को अपनाने में क्या करती है, संस्कार हमारी मदद करती है। जो संस्कारी पुरुष होंगे, संस्कार के समय क्या होता है कि हम लोग दोष को क्या करते हैं, दूर करते हैं, और अच्छाई को अपनाते हैं। चलिए, ये तो पाठ के कुछ प्रमुख बातें रही। अब देखिए गौर से समझिएगा, आप जो मुख्य बातें हैं यहाँ से शुरू होती है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। सुनिएगा, यहीं से ऑब्जेक्टिव, यहीं से सब्जेक्टिव बनेंगे। अब कहते संस्कारा प्रायेण पंचविधा संति। संस्कारा, संस्कार, प्रायेण मुख्य रूप से पंचविधा संति, 5 भाग होते हैं। हमारे जीवन में संस्कार के कुल कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। कौन कौन है समझिएगा। जन्म पूर्वस्त्र यानी जन्म से पहले, शैशव षष्ठ यानी जन्म से पहले 3, याद रखिएगा कितने, जन्म से पहले 3, और शैशव षष्ठ माने शैशव में 6, शैशव में कितने, 6। शैक्षणिका पंचम
शैक्षणिक में कितना 5, गृहस्थ संस्कार विवाह रूपा 1, और मरणोत संस्कार 1, कुल एव षोडश संस्कार भवंती, कुल मिलाकर के 16 हो जाते हैं। गिनती कर लीजिए कितना हो रहा है, 6 3 9 5 14 1 15 1 16, कुल संस्कार कितने। अब आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, कुल संस्कार कितने, यानी मानव जीवन में संस्कार कितने होते हैं, तो 16। जन्म से पहले कितने, 3, शैशव में कितने, 6, और शिक्षा संस्कार में कितने, 5, इसके बाद एक विवाह संस्कार और एक मरने के बाद संस्कार, तो कुल मानव जीवन में 16 संस्कार। अब आपसे यहां पर घुमा फिरा के पूछेगा, मानव जीवन में कितने संस्कार, जन्म से पूर्व कितने, जन्म के बाद कितने, जन्म के बाद 6 ने, 16 में से 3 गया 13, जन्म के बाद 13 है, ठीक है ना। अब पूछेगा शैशव संस्कार कितने, 6, शिक्षा संस्कार कितने, हो गया। फिर पूछेगा मरने के बाद संस्कार कितने, 1 है ना। ये सब पूछेगा, याद रखेंगे यहां से ऑब्जेक्टिव। तो जन्म से पहले 3, शैशव में 6, शैक्षणिक में 5, गृहस्थ संस्कार विवाह रूप में 1, और मरने। क्लियर हो गया, यहां पूछेगा ऑब्जेक्टिव। अब आगे चलते हैं, देखिए सुनिएगा, जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम पुषम वनम सीमांतो नयनम चेती त्रयो भविष्यति भवंती भवंती। देखिए, जन्म पूर्व संस्कारेषु, जन्म से पहले गर्भाधान, पुष्पवनम सीमांतो नयनम चेती त्रयो भविष्यति। माने कहने का अर्थ है कि जन्म से पहले, जब व्यक्ति का जन्म नहीं होता है, उससे पहले ये 3 संस्कार अपनाए जाते हैं। कौन, एक गर्भाधान संस्कार, पुष्पवसनम संस्कार, सीमांतो नयनम संस्कार। अब आपसे पूछेगा वहां पर ऑब्जेक्टिव में कि पुष्पवसनम संस्कार कौन से संस्कार है, तो जन्म से पूर्व के संस्कार है ना। सीमांतो नयनम कौन संस्कार है, तो जन्म से पूर्व, या गर्भाधान संस्कार कौन है, तो जन्म से पूर्व है। ये 3 को याद रखेंगे, आपसे पूछेगा गर्भाधान, पुष्पवसनम और सीमांतो नयनम, ये 3 संस्कार जन्म से पहले, यानी बच्चे जब मां के गर्भ में रहते हैं उस समय ये संस्कार अपनाए जाते हैं। अत्र गर्भ रक्षा गर्भस्थस्य संस्कारानुरूपणम गर्भो अध्यानम प्रसन्नम चेती प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। यानी उसको हिंदी में समझिए, कौन कौन, गर्भ रक्षा संस्कार, गर्भस्थस्य संस्कार, संस्कारोपनम यानी कि गर्भस्थ की अच्छी से वृद्धि, और गर्भस्थास्य प्रसन्नम यानी जो स्त्रियां हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, माने उनको खुश रखने के लिए ये संस्कार अपनाए जाते हैं। समझते हैं, जैसे अपने यहाँ क्या होता है ना, ऐसे मतलब जो पौराणिक चीजें वो बताते हैं कि जब घर में कोई नई दुल्हन आती है, जब वो गर्भ धारण करती है, तब उसमें ये मान्य होता है कि वो बच्चे लड़के को जन्म देगी या लड़की को, तो उसके यहाँ खीर पकाया जाता है। फिर अपने यहाँ का जो सिस्टम है, खीर को निकाल करके और उसको एक मतलब कटोरे में रख करके उसको रख दिया जाता है घर के कोने में। आप लोग देखे होंगे चाहे नहीं देखे होंगे, उसको रख दिया जाता है। तो रखने के बाद अगर उसमें दरारें आ जाती है खीर में, तो पता चलता है कि लड़की का जन्म होगा। और जो हमारे यहाँ मान्यताएं होती है उसको हम बता रहे हैं, और दरारें नहीं आई तो लड़का का जन्म होता है, ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ, ठीक है ना। कहने का अर्थ है, या जब पुड़ियाँ तली जाती है, अगर वह पुड़ियाँ फूट गई तो ऐसा माना जाता है कि लड़की का जन्म होगा। नहीं तो इस तरह से हम देखिए, हमें हमें ना खोट की जरूरत है ना बातें करने की जरूरत है। जो हमारे यहाँ का सिस्टम है वो हम बता रहे हैं, ये हमारे यहाँ का संस्कार है, यानी ये अपनाया जाता है, ठीक है ना। या अपने यहाँ देखे नहीं होंगे, टेलीविजन में देखने को मिलता है कि जब लड़कियां गर्भ धारण करती है उसकी गोद भराई की जाती है,
गोद भराई की जाती है, ये संस्कार अपनाए जाते हैं। तो वही है यहाँ पर गर्भ रक्षा, गर्भस्थ संस्कार रोपणम और गर्भस्थस्य प्रसन्नम, उन स्त्रियों को प्रसन्न रखने का ये क्या किया जाते हैं, मतलब संस्कार अपनाए जाते। अब चलते हैं, शैशव संस्कारेषु जातक्रम, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्रशासनम, चूड़ाकरणम, कर्णवेधनस्तम क्रमशो भवंती। देखिए शैशव संस्कार, ये तो देख लिए थे तीन गो संस्कार किसमें, जन्म से पहले, जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ, माँ के गर्भ में है, तो उनके माताओं के लिए संस्कार अपनाया जाता है, किसके नाम से, बच्चों के नाम से। अब चलते हैं, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो शैशव संस्कार यानी 4-5 वर्ष का रहता है, उससे पहले संस्कार अपनाया जाता है। कौन कौन, तब पहला होता है जात कर्म, याद रखेंगे कौन संस्कार, जात कर्म। तब होता है नामकरण, तब कौन होता है उसका, फिर निष्कर्मण, अन्नप्रशासनम, चूड़ाकरणम, कर्ण भेदनम। ये सब याद रखिएगा कि ये शैशव संस्कार में एक कॉपी में ना पन्ना में नोट कर लीजिएगा, शैशव संस्कार में कौन कौन, तो जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्रशासनम, चूड़ाकरण, कर्णवेद, ये कुल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 संस्कार किस में आ जाते हैं, शैशव संस्कार में। अब आपके वहां पर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि भाई चूड़ाकर्ण संस्कार किस संस्कार में आते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, चूड़ाकर्म किस में आते हैं भाई मेरे, तो याद रखिएगा शैशव संस्कार में, किस में आते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा कर्णवेद संस्कार किस में आते हैं, तो शैशव। अब कहे सर ये सब होता क्या है, तो देखिए जात कर्म अपनाया जाता है, जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो एक पंडित जी को हम बुलाते हैं, नहीं, और पंडित जी उसके जात का पता लगाते हैं कि ये पहले किस जाति के थे, देखिएगा पंडित बतलाते हैं। चलिए वो एक जात कर्म, उसके बाद फिर नामकरण अपनाया जाता है, उनके नाम क्या थे ये बतलाते हैं पंडित जी। अपने यहाँ हिंदू समाज में ये होता है कि पहले जन्म होगा तो जन्म होने के बाद उसको पंडित जी को बुलाते हैं, उसको देख करके तब बतलाते हैं कि ये फलाने जाति में था और नामकरण क्या होना चाहिए इसका, तो नाम बतलाते हैं। फिर हम लोग बाद में अपना नाम चेंज करके रख लेते हैं, वो अलग सी बातें हैं, लेकिन वो बतलाते हैं। चलिए उसी तरह से निष्कर्मण संस्कार, फिर अन्न खिलाने का संस्कार, अन्न प्रशासन में समझ रहे ना, अन्न खिलाने का संस्कार होता है, कब होता है, जब वो बच्चा जो है अपने नानी गांव जाते हैं, ठीक है, नानी गांव जाते हैं तो नानी जो है ना उसकी एक कटोरी में दूध और चावल देती है खाने के लिए, वो पीतल का होता है, तांबे का होता है, और वो कटोरी जो भी है, और वो जो है जिसका जो अपना रहता है, और वो फिर कटोरी उस बच्चे का हो जाता है, ठीक है ना। ये संस्कार अपनाया जाता है अपने यहाँ, ये पहली दफा बच्चों में होता है संस्कार, ठीक है ना। इसी तरह से कर्णवेद संस्कार होते हैं, फिर बच्चे को जो नाक कान छेदने वाला संस्कार होता है ये अपनाया जाता है, ठीक है। ये सब अलग अलग होता है, होता है, अरे सब में अलग अलग होता है ना। आइए किताब की ओर, तो समझ गए संस्कार कौन थे हम लोग पढ़ रहे थे, शैशव संस्कार। अब समझिएगा, शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ के शांत समावर्त से चेती संस्कार परिकल्पिता। सुनिएगा शिक्षा संस्कार, अब चलेंगे हम लोग शिक्षा संस्कार में, तो कौन कौन उसमें आता है, सो देखिए अक्षर आरंभ, शिक्षा संस्कार का सबसे पहला कौन है, अक्षर आरंभ, हम लोग पहली बार लिखना शुरू करते हैं। उपनयनम, उपनयन अपनाया जाते हैं। वेदारंभ, वेद अपन शुरू किया जाता है। केशांत समावतः चेती संस्कारा। देखिए तो शिक्षा में कौन कौन, एक अक्षर आरंभ, उपनयनम 2, वेदारंभ 3, केशांत संस्कार 4, और समावतः संस्कार कितने, 5। तो शिक्षा संस्कार में कितने, 5। अब देखिए अक्षर आरंभ समझ गए कि पहला हम लोग लिखते हैं। उपनयनम का मतलब होता है मुंडन उंडन करके एक रंग का वस्त्र पहनना। अब तो अपने यहाँ ये सब सिस्टम नहीं है, पहले होता था कि जब बच्चे पढ़ने के लिए योग्य हो जाते थे तो उनको क्या किया जाता था, जो घरेलू वस्त्र है उनको छोड़ दिया जाता था, बच्चे के बाल को पूरा मुंडन कर दिया जाता था और एगो ना टिकी छोड़ दिया जाता था, फिर उसको गेरुआ वस्त्र पहना करके गुरु आश्रम में पहुंचा दिया जाता था।
वो गुरु के यहाँ वो रहेंगे, गुरु के यहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे, वहीं रहेंगे, वो वापस नहीं आते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी तब वो वापस गुरु दक्षिणा दे करके आ जाते थे। ये हमारे यहाँ पहले अपनाया जाता था, अब नहीं। तो ये संस्कार हमारे देश का था पहले के समय में। फिर वेदारंभ, फिर उनको पढ़ाई शुरू होती थी उस समय संस्कार के साथ। संस्कार भी एक मतलब ऐसे था कि जिसमें बाल काटा जाता, लेकिन नहीं, किसान संस्कार का मतलब होता है गुरु को दान दिया जाता था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कुल कितने संस्कार थे शिक्षा संस्कार में? 5। अब देखिए क्या कहते हैं, अक्षर आरंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारंभते। यानी कि शिक्षा संस्कार का जब अक्षर आरंभ संस्कार शुरू होती है, उसमें बच्चे ना अक्षर लिखना शुरू करते हैं, अंक लिखना शुरू करते हैं। पहली दफा लिखते हैं कुछ कुछ नहीं, ऑटो कॉटो कुछ अपना शुरू किया। हाँ, उपनयन संस्कारस्य अर्थ गुरुनाम शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। देखिए, उपनयन संस्कार में का अर्थ है कि गुरु शिष्य यानी शिष्य के स्वयं गृह माने अपने घर पर नयनम ले आते हैं। माने गुरु जो है ना, उस शिष्य को कहाँ ले आते हैं? अपने घर पर ले आते हैं, और वो बच्चा गुरु के घर पर ही रहेगा। उसका काम है भिक्षा मांग कर लाना, अपने खाना, गुरु को खिलाना। ठीक है, ये पहले अपनाए जाते थे। तत्र शिष्य शिक्षणीयनम पालनयान अध्ययनम करोति, और वहां पर शिक्षा के नियमों का वो पालन करते थे। ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्तते समाविष्ट, और वे ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करते थे। मैंने कहने का अर्थ है कि घर गृहस्थी को छोड़ देना ही क्या था? ब्रह्मचर्य का नियम। और वहां पर शिक्षा के नियमों का पालन। शिक्षा के नियमों का पालन क्या? जैसे देखिए, वो घर से निकल गए तो घर से निकलना ही एक ब्रह्मचर्य हुआ। परिवार से उनको अब कोई मतलब नहीं है। वह ना तो सांसारिक जीवन में मतलब रखते थे। उनका काम क्या था? तो वह सुबह उठते थे, इसके बाद पहले साफ सफाई करने के बाद शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु क्या जाते, एक कोई जैसे पेड़ के आसपास में चबूतरा पर बैठ जाते थे, और वहाँ नीचे बच्चे लोग बाहर में चटाई बिछा करके अपना जैसे भी वो बैठ जाते थे। गुरु वेद का या अन्य प्रकार के उपनिषद सब का मंत्र का उच्चारण करते, बच्चे लोग सुन सुन करके याद करते। उस समय कोई लेखनी नहीं हुआ करती थी, ना लिखते थे, केवल गुरु बोलते वो सुन लेते, वेद सब याद हो गया, समझिए क्या हो गए? वो विद्वान हो गए। फिर उनको क्या किया जाता? उनका काम था उठना, फिर जाकर के गांव में, आस पड़ोस के गांव में जाकर के भिक्षा मांग करके लाना, ला करके फिर गुरु के यहाँ उपस्थित हो जाना, समय पर अपना पढ़ना। ये सब नियमों का वो पालन करते थे। वह जब तक गुरु का आदेश नहीं होगा तब तक वो घर नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो ये इस तरह के नियमों का वो पालन करते थे। अर्थात देखिए, ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्तते समाविष्टम, वे ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करते हैं, यानी कि घर गृहस्थी को वो त्याग दिए होते हैं जब पढ़ते थे तब। अब आगे चलेंगे। सुनिएगा, यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। तो आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि प्राचीन काल में विद्यार्थी को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? अब ब्रह्मचारी वाला दृष्टि नहीं है हमारे यहाँ, क्या है कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, समय होता आता है स्कूल, और फिर छुट्टी हुई तो फिर घर जाके पहुंच जाते हैं। लेकिन पहले इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी, तो वही कहते हैं कि ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु गृहे एव शिष्यम वेदारंभ करोति स्म। गुरु शिष्य गृह माने गुरु के घर पर ही शिष्य माने शिष्य जो छात्र थे, वेदारंभ करोति माने वेद का आरंभ करते थे, वेद पढ़ते थे। कहाँ? गुरु के यहाँ। वेद ही उनका मुख्य उद्देश्य है। सब वेद पढ़ लिए, उपनिषद हो गया, पुराण पढ़ लिए, सब कंठस्थ याद हो गया, समझिए विद्वान हो गए। जिनको ये सब याद नहीं हुआ, समझिए वो क्या है? अच्छे नहीं। अभी भी जैसे आप पूरा पढ़ लिए, याद हो गया, तो क्या है? आप विद्वान हैं। नहीं याद हुआ तो विद्वान, तो उस समय वेद ही पढ़ना था। चलिए, वेदानाम महत्तम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मनते अस्म। वेदानाम महत्व माने उस समय वेद का ही बड़ा महत्व था प्राचीन शिक्षा में। माने प्राचीन शिक्षा में किसका महत्व है? वेद का बड़ा महत्व था। वेद जिनको आ गया, समझिए वो विद्वान। राजा के दरबार में गए, वेद का उच्चारण कर दिए, समझिएगा कि बहुत बड़ा विद्वान आदमी है। ठीक है ना? वहां पर शास्त्र होती थी, अच्छे मतलब सभा लगती थी राजा के दरबार में, और वहां पर अच्छे अच्छे विद्वान बैठते थे, और मंत्रों का उच्चारण होता था।
जो मंत्र का उच्चारण अच्छा से कर दिया, समझिए वो विद्वान है। राजा उसके अपने दरबार में खूब कवि के रूप में, वो क्या कहते हैं, गुरु के रूप में उसको आश्रय देता था। आराम से बस राजा के बगल में सिंहासन पर बैठना है, खाना भर दिन सुतल रहना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो और क्या था उनका, क्या काम, वो लड़ाई में थोड़ी जाते थे। पढ़ा लिखा आदमी लड़ाई में जाता है क्या? पढ़ा हुआ लड़का नहीं जाता है लड़ाई में। जो मूर्खा होता है उसको सिपाही में भर्ती करा देता है। क्या दिया पता नहीं, नहीं वो लोग तो राजा के संरक्षण में है, राजा उनको वेतन देता है, अपना वो अपना रह रहे हैं। जो देखिएगा सभी राजाओं के बगल में एक उनके राजगुरु होते थे, जो बगल में बिठा करते थे। मंत्री, एक मंत्री का पद होता था, उसके बगल में एक साइड में मंत्री, एक साइड में राजगुरु बैठते थे। कोई भी लड़ाई होती थी तो सैनिक जाता है, मंत्री जाता है, राजा जाता है, लेकिन गुरु नहीं जाते हैं लड़ने के लिए। समझ रहे हैं ना? अभी भी जो अच्छे शिक्षा वाले लोग होंगे, वैज्ञानिक हो या जो भी हैं, आईपीएस आईएएस, वो नहीं जाते हैं। जाते कौन है लड़ने के लिए? जो मूर्खा वाला जो होगा विद्यार्थी सब, उस सबको भर्ती करा दीजिए किसमें, आर्मी में या बीपी क्या कहते हैं, बीएसएफ के जवान में, हो गया बात खत्म। हाँ तो उस सबको देखिए, देखिए उसकी जो हम लोग नौकरी लेते हैं, उसमें आपकी शिक्षा की पढ़ाई की नौकरी नहीं होती है। वो फिजिकल है, आपके बॉडी को देख करके, लंबाई चौड़ाई मोटाई को देख करके, कितना आप दौड़ते हैं, कितना जंप करते हैं, इसको देख करके नौकरी होती है। उसकी लिखित परीक्षा क्या होती है? एकदम नॉर्मल परीक्षा होती है, ठीक है, नॉर्मल परीक्षा होती है, उसमें कोई ज्यादा नहीं। आप दौड़ में निकाल लिए, समझिए आपकी नौकरी हो गई। पहले क्या हो जाता है, अभी अभी भी पुलिस की नौकरी होती है, उसमें क्या है, जाइए दौड़ में गए, दौड़ में अगर निकल गया तो समझिए उसके बाद आपका मेडिकल बन गया, आपके बाद रिटेन हो गया, सब कुछ हो जाता है आसानी से। दौड़ ही मेन है। दौड़ में छट गए तो पहले ही छट के हट गए, फिर परीक्षा देने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे होते हैं। चलिए आई किताब की ओर। तो कहने का अर्थ है कि प्राचीन शिक्षा में ना वेद का बड़ा महत्व था। अब चलते हैं, केशांत संस्कारे गुरु गृह एवं शिष्य प्रथम क्षौर क्रम भवंती अस्मा। देखिए केशांत संस्कार में गुरु के घर पर शिष्य का प्रथम क्षौर क्रम होता था, माने वहां पर जाने के बाद वो ना बाल मुंडन मुंडन जो है कराया जाता था। अत्र गोदान मुख्य कर्म, जिनमें गोदान मुख्य कर्म था, यानी केशांत संस्कार को ही गोदान संस्कार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। केशांत संस्कार को क्या कहा जाता था? गोदान। अतः साहित्य ग्रंथे सुअस्य नामांतरण गोदान संस्कार, देखिए है ना, केशांत संस्कार को क्या कहा जाता है? अस्य नामांतरण, बाद में उसका नाम क्या रख दिया गया? गोदान संस्कार। यानी जो केशांत संस्कार था वही क्या बन गया? अब गोदान संस्कार बन गया। कोई दिक्कत? तो आपसे पूछेगा कि केशांत संस्कार किस नाम से जाने जाते हैं? गोदान संस्कार के नाम से। अब आगे चलते हैं। समापतन संस्कारे अस्यो उद्देश्य शिष्य गुरु गृहात गृहस्थ जीवने प्रवेश। समाप्त संस्कार माने इन संस्कार के बाद, समझिएगा, शिक्षा संस्कार जब हमारी समाप्त हो जाती है, उसके बाद शिष्य माने शिष्य को गुरु गृहात, गुरु के घर से वापस भेज दिया जाता है गृहस्थ जीवन में। गृहस्थ जीवन में मतलब कि आपकी अब पढ़ाई लिखाई खत्म हुई, अब जाइए अब गर्दन में ढोल बन्हाने के लिए, है ना, वही कहते हैं गृहस्थ जीवने प्रवेशा। हाँ हाँ सही बात है। शिक्षा वसाने गुरु शिष्यान उपदिशा गृहम प्रशिक्षति। समझिएगा, कहते हैं कि शिक्षा वसाने गुरु शिष्यान उपदिशा गृहम प्रवेशति, यानी शिक्षा संस्कार की समाप्ति के बाद गुरु के यहाँ से आदेश लेकर के बच्चे घर आते हैं। इसके बाद उनका कौन सा जीवन शुरू होता है? गृहस्थ जीवन। एगो देखे शॉर्ट वीडियो हमने देखा था अभी, हाँ शॉर्ट वीडियो हमने देखा, तो एक नहीं, छोटका वाला नहीं होता ऐसे वाला जो चलाता है वीडियो, हाँ हाँ, तो हम उसको ऐसे से वाला कहते हैं, ऐसे से वाला वीडियो, क्योंकि उसमें देखता कम है, लोग ऐसे से चलाते रहता है। हाँ रील्स, रील्स उसको रील्स कहते हैं। तो उसमें एक आदमी टीचर का रोल लिए हुए था, एक लड़का को डांट रहा था कि पढ़ना है तो ठीक से पढ़ो, गार्जियन पैसा ऐसे नहीं देता है जी, ठीक से पढ़ो। एगो लड़का उधर से आता है, प्रणाम करता है, प्रणाम गुरुजी, खुश रहो खुश रहो। तो कहता है कि पापा बोले हैं कि अच्छा से पढ़ो नहीं तो शादी करा देंगे। हाँ तो मास्टर साहब कहता है तो कराइए देंगे, नहीं पढ़ेगा तो कराइए ना देंगे शादी। हाँ
तो वो कार्ड निकाल के देता है, कहता है कि जे कार्ड है, कल है हमारा शादी है, आइएगा। गुरुजी मुँह देखता है और बेहुदा कहने का अर्थ है कि देखिए आए, हाँ फेसबुक पर भी एगो देखे थे, वो लड़का बोल रहा था कि कौन सा हम रील लोड करें कि रातों रात वायरल हो जाए। नहीं तो हमने एगो कमेंट में प्यारा सा लिख दिए थे कि बउआ तनी अभी पढ़ ल, तो बाद में रील्स बनी है, नहीं तो गोबर उठावे वाला में तो बहाली हो ही जाता तोरे बेहाया तहने। चलिए आई किताब की ओर समझिएगा। तो हम लोग शिक्षा संस्कार के बाद किस में जाते हैं, हम लोग गृहस्थ संस्कार में प्रवेश करते हैं। नहीं, अब देखिए क्या होता है, उपदेशेषु प्रायीण जीवनस्य धर्मः प्रतिपादयन्ते, यानी कि उसके बाद हमारे जीवन का जो है प्रतिपादन हो जाता है, मानी वहां से बदलाव हो जाता है। यथा सत्यम बदम धर्मचर स्वाध्यायनम परमत्त इत्यादि, यथा जैसे सत्यम बद माने सत्य बोलना चाहिए, धर्म पर चलना चाहिए, स्व अध्ययन करना चाहिए। माने गुरु जी के यहाँ से जब आप चलेंगे ना, तो गुरु जी आपको सिखा देंगे, क्या कह देंगे बुआ, जीवन में हमेशा सत्य पर चलना चाहिए, धर्म पर चलना चाहिए, धर्म के साथ कोई व्यवहार करना, ठीक है ना। और स्व अध्ययन आए, यानी अब अपने से अध्ययन करना, जीवन में आप कुछ कुछ सीखते रहना, आगे बढ़ते चलेगा। ठीक है, बच्चा को कह दिए, पिठिया ठोक दिए, कहे जा, अब क्या होगा तो रे, समझ ही रहे हैं। जीवन में कष्ट यहां से शुरू हो जाती है, सुनिएगा, नहीं होता है भाई, सबसे बड़ा कष्ट अभी यहीं से शुरू होगी लोगों को, सुनिएगा। विवाह संस्कार पूर्व में मनुष्य वस्तु तो गृहस्थ जीवनम प्रविशति, सुनिएगा, विवाह संस्कार के बाद, विवाह संस्कार के बाद मनुष्य वस्तुतः, मनुष्य मूल रूप से गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। गृहस्थ जीवन में मतलब क्या, अब उनके जीवन में घर गृहस्थी संभालने की बारी आ जाती है, प्रविशति। अभी जितने लोग फ्री होंगे, समझ रहे हैं ना राज भाई, जितना, हाँ हाँ समझा रहे हैं आप जी को, जब उठते हैं कोचिंग से चले जाते हैं 8 बजे, रात में जो आते हैं घर पहुंचते हैं 9 बजे, मम्मी को उल्टा निंगरा पढ़ा देते हैं कि भाई फलना गए चिल्ला गए, नहीं उस तरह की बातें रहेगी। कालर पकड़ेगी, एगो डंटा रखेगी, अब पूछेगी हाल चाल, कहाँ गेली रह, ऐसे बोलेगी, हाँ ऐसे तो सीधा कालर पकड़ के डंटा लेके आ, तब पूछेगी कहाँ गेली रह, बताता पहले। चलिए ध्यान देंगे, तो ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं। आइए किताब की ओर, नहीं आपका बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, कुछ ना लड़कियां होती है ना मरखंडी टाइप की लड़कियां, कुछ अच्छी रहती है तो वो नहीं पूछती है, जिसको मरखंडी वाला आदत रहता है वो पूछती है ऐसे। चलिए, विवाह पवित्र संस्कार मत यत्र नाना विधानी कर्म कंडानी भवंती, ध्यान देंगे बातें नहीं। देखिए विवाह पवित्र संस्कार है, सबसे अगर सुंदर संस्कार है तो सबसे पवित्र संस्कार विवाह संस्कार है। अब उसमें क्या होता है समझिएगा, यत्र नाना विधानी, इसमें विभिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म कांडानी भवंती, कर्म कांड किए जाते हैं। विवाह संस्कार में सबसे ज्यादा कर्म कांड किया जाता है। देखिए अभी आप जन्म से पहले संस्कार था 3, मतलब छोटा मोटा संस्कार, कोई रिलेशन वाले आते हैं क्या, नहीं, ज्यादा होगी तो बुआ आ जाएगी या मौसी आ जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होता। अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे तो उसके बुआ या मौसी, यही में से कोई आएगी, हो गया कहानी खत्म। चलिए, इसके बाद पढ़ने के संस्कार में तो कोई जाता भी नहीं है, बस घर के सदस्य हैं, बच्चा को भेज दिया जाता है पढ़ाई लिखाई के लिए। अब विवाह संस्कार में देखिए कितने प्रकार के होंगे, तेसु, उनमें से वाग्यदानम, मंडप निर्माणम, वधु गिरहे वर पक्ष स्वागतम, वर वध्यो परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पानी ग्रहणम, लाजोहोम, सप्तपदी, सिंदूरदानम इत्यादि। ये सारे, इतने ही नहीं तो कम है, बहुत सारे विध होते हैं। देखिए कहते हैं वाग्यदानम, पहले सबसे पहले हम लोग शादी विवाह में ना, इसको कहते हैं हम लोग देखा सुनी समझिए एक तरह से, नहीं माने दोनों का जो है क्या होता है, पहले जांच पड़ताल किया जाता है कि वो योग्य है या नहीं है। चलिए, इसके बाद जब वो सब फाइनल हो जाता है तब मंडप निर्माण होता है। मंडप समझ रहे हैं ना, यानी इसको मरबा कहते हैं, मरबा बनाया जाता है। फिर वधु गिरहे वर पक्ष से स्वागतम, तब बारात लोग आती है, तब बारात लोगों का, हाँ आते हैं, और तब उनका स्वागत होता है किनके यहाँ, लड़की पक्ष के यहाँ। देखिए
वर वध्यो परस्परम निरीक्षणम, फिर उनका निरीक्षण किया जाता है, यानी कि जो समधि समधि मिलान होता है, देखे होंगे नहीं, समधि का मिलान होता है। कन्यादानम, हाँ हाँ, इसके बाद कन्यादान किया जाता है। अग्नि स्थापनम, फिर वो क्या कहते हैं, वो अग्नि स्थापन किया जाता है, उसको कहते हैं कुंड, कुंड बनाया जाता है, उसमें फेरा, अग्नि फेरा। पानी ग्रहणम, इसके बाद उनको जो है ना लहछू किया जाता है, फिर उस लड़की की रक्त को पान में रख करके या लड़का को मिठाई में रख करके खिला दिया जाता है कि आज से जा। हाँ हाँ, ऐसा होता है। नहीं नहीं, अभी भी होता है। उसको बातें नहीं करेंगे, उसको लहछू कहते हैं, अपने यहाँ क्या कहते हैं, लहछू। यानी लड़का का जब ऐसे नाखून काटा जाता है, नाखून तो रहता नहीं है, फिर भी एक विध होती है, हल्का हल्का वो ना हजामन जो होता है, वो अपना ऐसे करके काट के और उसके मिठाई में चाहे पान में रख करके और लड़का के रक्त को रख दिया जाता है। फिर जबकि होता नहीं, मतलब एगो विध किया जाता है, ऐसे हल्का सटा दिया जाता है, उसका जो होता है लहरनी जिसको कहते हैं, सटा करके सटा दिया जाता है। उसी तरह से लड़की को उसको खिला दिया जाता है। क्यों? ताकि दोनों फिर अब शादी के बाद ना बिलरा बिलड़ी की तरह झगड़े नहीं, ठीक है ना, इसीलिए। हाँ हाँ, जो नहीं खाते हैं ना वो ज्यादा झगड़ते हैं, इसीलिए बता रहे हैं लड़का लोग। हम लोग तो खा लिए थे भाई, हम लोग तो खा लिए थे, गलती बात नहीं आए। हाँ अच्छा, वो तो बात की बात है। तो वो होता है, वो हुआ है लव मैरिज वाला में। लव मैरिज जो किया था उसका पैक कर दिया गया था, ध्यान देंगे। तो राजू भाई तुम ध्यान रखना, ऐसे हम तो रहबे करेंगे, लेकिन तुम खा लेना, ठीक है। चलिए, देखिए हमारे क्लास के सबसे बड़ी वृद्ध आदमी है, दाढ़ी उढ़ी हो गया है इसको, तो अब बारी तो इसी का है। सब लड़का इंतजार कर रहा है कि बाराती जाएंगे, बाराती आए। हाँ, गोरका, गोरका इंतजार में है कब भाभी आएगी भाई। चलिए चलेंगे, ध्यान देंगे। तो पानी ग्रहणम, ये सब वहां पर विधि अपनाया जाता है, सुनिएगा। सब कुछ होने के बाद सुनिएगा, सबसे लास्ट काम है सिंदूर दानम। सिंदूर दान अगर हो गया, समझिए, तो उसके बाद विवाह संपन्न हो गया। जब सब कुछ हो गया है और सिंदूर नहीं पड़ा, तो समझिए विवाह वो अधूरे है अभी तक। आज जब पड़ गया तब फाइनल हो गया। चलिए, इतना कम खत्म हो गया। अब आपसे पूछेगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा, पूछेगा कन्यादान संस्कार किस संस्कार में आते हैं, तब विवाह संस्कार में। आपसे पूछेगा पानी ग्रहणम संस्कार किस संस्कार में आते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए कैसे नोट करना है, सो हम बता देते हैं। पहले लिखिएगा जन्म से पूर्व संस्कार, कितने, 3। कौन कौन है वो लिख देंगे। शैशव संस्कार कुल कितने, 6। कौन कौन है वो अपना किताब से देख के नोट कर लेंगे। शिक्षा संस्कार कितने, 5। वो कौन कौन है सो लिख देंगे। विवाह संस्कार कितने, 1। विवाह संस्कार एक होता है, और उसमें कौन कौन है सब लिख दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में वहां पूछेंगे, ठीक है। इतना समझ गए अब। चलिए, तो अब आप लोग यहां से समझ रहे थे। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार प्रायण आयोजन भवती। देखिए सर्वत्र, सभी जगह विवाह संस्कार सामान्य रूप से इसी तरह मनाए जाते हैं। हमारे देश में कहीं भी जाएंगे तो विवाह संस्कार जो है ना सामान्य रूप से इसी तरह मनाए जाते हैं। चाहे आप महाराष्ट्र चले जाइए, केरला चले जाइए, कहीं भी जाइए। ऐसे जो हम लोग आधुनिक समय में आ गए हैं, बस कुछ नहीं है, 10 रुपया का सिंदूर लीजिए, 5 रुपया का, आ दूगो मंगलसूत्र लीजिए, आ बस। अरे वो ना माला ना होता जी, माला एगो लड़का पहनेगा, एगो लड़की, बात खत्म। अरे वो अरे वो माला नहीं होता है, माला कागज वाला नहीं आता है, अभी देहात में मिलता है, पहना दिए, बात खत्म। चलिए, तो समान रूप से सब जगह देखने को। तदंतरम, उसके बाद गर्भाधानम संस्कार पुनर्ते जीवनम चक्रे भविष्यति। इस तरह से फिर से गर्भधान संस्कार वहां से शुरू हो जाता है। आपका जन्म हुआ, फिर से वही संस्कार शुरू होती है। मरणतरम अंत्येष्टि संस्कारम अनुष्ठेयम। इसके बाद फिर धीरे 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 हम हुए, हमारे हुए, हमारे के फिर हमारे हुए, माने पोता, ठीक है ना। उसके बाद अंतिम संस्कार हो जाता है। अंतिम संस्कार समझ रहे हैं ना।
एक गोरे भाई ध्यान देंगे, तो अंतिम संस्कार में क्या होता है भाई? सावधानी हटी अब पूरी सब्जी बटी। ठीक है, याद रखेंगे। एवं भारतीय जीवनस्य दर्शनस्य महत्वपूर्ण अनुदानम संस्कार इत्येति। अरे एक जगह लिखा हुआ था सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हमने उसमें जोर दिया सावधानी हटी अब पूरी जिलेबी बटी। अरे सब गाड़ी चलती है, सावधानी नहीं रखिएगा एक्सीडेंट होगा, मरिएगा, तब पूरी जिलेबी। अरे हम मरे हैं, आप लोगों का आशा रहेगा कि दूसरा तो भोज होबे करेगा, क्या तो नहीं हुआ? पूरी जी बटी। अच्छा तीने साथ चारे साथ जो भी है, लेकिन पूरी सब्जी बटी कि नहीं बटी भाई? वही संस्कार है। अरे देखिए, थोड़ा सा कम उम्र में मर जाते हैं तब तो कम आशा रहता है, ज्यादा उम्र में मरते हैं, जैसे हमारे फादर इन लॉ जब मरे थे तो वहां पर जो प्रोग्राम हुआ उसके बाद वहां से घाट पर से हम लोग लाए बहुत 5-7 किलो पूरी लाए, जलेबी लाए, आप पूरा ना। उसके बाद ना बहुत सारे लोग जुट गए वहां पर, जुट गए, और जुटने के बाद जो है सब लोगों को थोड़ा 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 दिया गया। तो ऐसा क्यों भाई? तो कहा कि ये प्रसाद ना हुआ बूढ़े आदमी मरे। हाँ, क्योंकि उनकी भी आयु लगभग 85 प्लस था, और हंसते खेलते नौकरी में थे तो अच्छा खासा पैसा था, जिंदगी चली थी अच्छी खासी, तो इसीलिए वो सोच रहे थे कि सब हम भी इसी तरह से जिएंगे। उनको प्रसाद समझता है, उसको क्या समझता है वो? प्रसाद। चलिए आई किताब की ओर। तो अंतिम संस्कार हमारा खत्म हुआ, यानी हमारे जीवन में कुल संस्कार थे, इसका बड़ा महत्व है। चलिए इस चैप्टर का हो गया, अभी हम लोग चलेंगे। अभी चिंता मत करिएगा, आप लोगों को खाने का मौका शायद नहीं मिलेगा क्योंकि हम अभी बहुत दिन चलेंगे। जी जी चलिए, तो अभी तक आपने क्या सीखा बुआ? अभी जो चैप्टर आप पढ़ रहे थे भारतीय संस्कार, बड़ा आनंददायक चैप्टर था, हंसते खेलते हम लोग पढ़े, बड़ा आनंद आया है। तो अब सीखें आप, तो उसको बताइए थोड़ा सा। शिक्षा संस्कार के प्रथम संस्कार कौन है? माने शिक्षा संस्कार में सबसे पहला संस्कार क्या अपनाया जाता है? अक्षरारंभ, वेदारंभ, उपनयन, समावर्तन। अक्षरारंभ, सबसे पहला हम लोग अक्षरारंभ करते हैं, तो ऑप्शन क्या जाएगी? बड़ी सुंदर। आगे, चरित्र का निर्माण किससे होता है? माने हमारे चरित्र का निर्माण संस्कार से, बैर भावना से, अशांति से, इनमें कोई नहीं। किससे होगी? तो संस्कार से होगी। ऑप्शन क्या जाएगा? ए नंबर, याद रखेंगे। यानी हमारे जीवन में संस्कार का बड़ा महत्व है, किसके लिए? चरित्र निर्माण के लिए। नहीं अभी बताए कि अगर मान लीजिए आपके यहाँ कोई है एक हम लोग पढ़े थे क्लास 6 में एक चैप्टर था, उसके एक नायक थे भुवन और एक प्रदीप। भुवन जो था वह खूब पढ़ा लिखा लड़का था, खूब मतलब अच्छा इसको कहिए, लेकिन जब हमारे काका जी आते थे, वो टीचर उसमें मतलब जो लेखक को बताते हैं, तो पहले दूर से ही चिल्लाता प्रणाम काका, प्रणाम चाचा, नहीं। लेकिन प्रदीप जो था वो कम पढ़ा लिखा था, वो आता था और पैर छू करके कहता था प्रणाम चाचा, बैठिए। कहने का मतलब क्या समझे? कि ये हमारी संस्कार का बोध कराती है कि आप में किस तरह का संस्कार है। आपके दरवाजे गए हम, आप हमें बैठने के लिए नहीं कहे, इसका मतलब आप में अच्छी संस्कार ही नहीं है। आपको हम पढ़ाते हैं, आप हमारे बारे में गाली दे रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, इसका मतलब आपका संस्कार आपके पास नहीं है। ठीक है, ये बतलाता है। आपके यहाँ हमने गया, चाय का कोई वैल्यू नहीं होता है, 1 रुपए की चाय मिलती है, लेकिन चाय एक बहुत बड़ी चीज होती है जो आपके संस्कार, आपके घर की औकात सबको दिखलाता है। नहीं, नहीं कहते हैं कि आपके यहाँ जब हम जाते हैं, मान लीजिए आपने नहीं पूछा, कुछ कहा नहीं हमें, तो क्या कहते हैं? 1 कप चाहिए तो ना थोड़ा सा जुट लो। मतलब क्या? कि आपके पास उतना औकात भी नहीं है कि आप एक किसी को चाय पिला सकते हैं। समझ में आई बातें? तो वही यहाँ कहते हैं कि हमारे चरित्र का निर्माण से हमारे किसका निर्माण होता है? संस्कार का। एक बच्चे ना हमारे बारे में कुछ गलतियां बोला कहीं, उन लोग आकर के हमको बोले कि ना आपके बारे में ना फलना आदमी ऐसे बोल रहा था। हमने बोला कि उसका संस्कार ही वैसा ही है,
उसके माता पिता में भी वही हाथ होगा, तो इसीलिए हमारे बारे में बोल रहा है। देखिए, कहने का अर्थ है कि उसके पास अपना संस्कार था ही नहीं। चलिए, तो चरित्र का निर्माण किससे होती है? संस्कार से। आगे, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण, माने जो केशांत संस्कार है उसका क्या नाम रख दिया गया है? तो उपनयन, समावर्तन, वेदारंभ, गोदान संस्कार। क्या रखा गया है? तो गोदान संस्कार, उसको क्या कर दिया गया है? ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। पानी ग्रहण संस्कार किस संस्कार में होता है? पानी ग्रहण संस्कार जो होता है वो किस में होता है? तो विवाह संस्कार में। जो हम लोग कहते थे लहछू, अपने यहाँ होता है उसको लहछू कहते हैं, वो पानी ग्रहण है और वो करना चाहिए। याद रखिएगा, जीवन में ना वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपसी ना ऐसी हमारी मान्यताएं हैं। ऐसे देखिए, हम लोग शुभ दिन देख करके शादी करते हैं ताकि जो वैवाहिक जीवन चलेगी वहां से खूब अच्छे से चले। गौर करके देखिएगा, सोच करके, कि राम और सीता जी तो राजा परिवार से थे, उनकी शादी तो शुभ नक्षत्र में हुई होगी, हम लोग उनका उदाहरण देते हैं। लेकिन राम जी और सीता जी का शादी हुआ, कभी सीता जी सुखी रही? पूरी जिंदगी उनकी कष्ट में बीती है। शादी के बाद उनकी जीवन कष्ट में रही, तो फिर शुभ दिन देखने से क्या फायदे? लेकिन फिर भी हम लोग अभी भी अपने जीवन में क्या अपनाते हैं कि शादी विवाह कोई शुभ नक्षत्र में हो, शुभ घड़ी में हो, है कि नहीं, देख करके हम लोग मनाते हैं। चलिए, आई जो भी है, तब पानी ग्रहण संस्कार किस में होता है भाई? चलिए, तो ऑप्शन क्या जाएगा? सी नंबर। क्या जाएगा? आगे चलते हैं। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? जो हमारी प्राचीन संस्कृति है उसकी पहचान धर्म से, संस्कार से, कर्मों से, धन से, किससे होता है? याद रखेंगे, संस्कार से होता है। सीमांतोन्नयन किस प्रकार की संस्कार है? सीमांतोन्नयन, जन्म से पूर्व, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, इनमें से कोई नहीं। नहीं नहीं, गलती हो गया, शैक्षणिक संस्कार है। कौन सा है सीमांतोन्नयन? चलिए, इसीलिए कहते हैं आपको नोट कर लीजिएगा सबको, वहां पर आपको देख करके बनाने में सुविधा होगी। जन्म से पूर्व है, तो जन्म से पूर्व लिखिएगा। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? चलिए, तब ब्रह्मचारी तो याद रखेंगे। जन्म से पूर्व कितने संस्कार? जन्म से पहले कितने संस्कार? त्रय, तीन। कितने संस्कार? चलिए, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है? सप्तपदी, जातकर्म, निष्कर्मण, विवाह, समावर्तन। तो सप्तपदी किस में होता है? उसमें विवाह संस्कार में, है ना। तो अपना देख लेंगे। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। विवाह संस्कार के अंदर नहीं, क्या नहीं आता है? माने विवाह संस्कार में क्या नहीं आता है? गोदान, वाग्यदान, कन्यादान, सिंदूरदान। कौन नहीं आता है? तो गोदान संस्कार नहीं आता है। ठीक है, और बताए क्या क्या बोले? वो होता है ना उसमें। चलिए, आगे चलते हैं। भारतीय संस्कार कितने हैं? चलिए, बचपन में कितने संस्कार यानी शैशव संस्कार कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो कौन होगा? षष्ठ। कितने भाई? षष्ठ। विवाह संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य जीवन कांत, शिक्षा प्राप्ति, गृहस्थ जीवन की शुरुआत, ये होगा ना। क्या होगा? चलिए, बहुत अच्छा। आगे, उपनयन संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपनयन संस्कार विवाह, शिक्षारंभ, जीवन कांत, जन्म का संस्कार। उपनयन में क्या होगा? शिक्षा का संस्कार। यानी हम लोग उपनयन संस्कार में जाते हैं। ऐसे तो एक उपनयन संस्कार में ये भी आ जाता है, जब हम लोग शादी विवाह करने जाते हैं तो उससे पहले जनेऊ होता है, देखे है ना। कुछ कुछ लोगों में जनेऊ वाला सिस्टम होता है। पहले उसके क्या करते हैं, बाल को काट करके वो सब टिक्की उक्की बांध दिया जाता है उनमें, और टिक्की में इतना कुंची बांध दिया जाता है। उपनयन जनेऊ वाला में किसमें ऐसे होता है ना जी, जनेऊ। तो लेकिन यहाँ पर उपनयन संस्कार किसमें आते हैं? शिक्षा के आरंभ में। किसमें आते हैं? चलिए, आगे चलते हैं।
गोदान संस्कार किसका दूसरा नाम है? गोदान संस्कार उपनयन का, केशांत का, समावर्तन का, नामकरण। तो केशांत संस्कार का किसका है? चलिए आगे, किस संस्कार में शिशु का नामकरण होता है? माने कौन संस्कार में शिशु का नामकरण? जातकर्म, चूड़ाकर्म, नामकरण, कर्णवेधन। तो नामकरण में होता है, उसका नाम लिया जाता है। आगे चलते हैं, शिक्षा के अंत में कौन सा संस्कार होता है? माने शिक्षा के अंत में अक्षरारंभ, उपनयन, केशांत, समावर्तन। क्या होता है? समावर्तन संस्कार होता है, माने अंतिम में गुरु उनको आशीर्वाद देकर के भेज दिया जाता है। आगे, संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? माने हमारे जीवन में संस्कार का क्या अर्थ है? तो दोष का संचार करना, माने उसमें दोष भर देना, शुद्धिकरण कर देना, माने उसको सब दोष को हटा के अच्छाई ला देना, जीवन का अंत कर देना, उसके बाद संस्कार दे करके मंत्र मार देना, और जन्म का अनुष्ठान करना। शुद्धिकरण क्या होता है? क्या? चलिए आगे चलते हैं, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। अब आगे चलेंगे, विवाह संस्कार में कौन सा कर्मकांड मुख्य है? विवाह संस्कार में कौन सबसे? उपनयन, कन्यादान, नामकरण, अन्नप्रशासन। तो कन्यादान। ठीक है, चलिए तो इतने ही रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।